Hello everyone. So today we will be discussing about hyperemesis gravidarum. अगर हमें hyperemesis gravidarum को डिफ़ाइन करना होता है so we should remember three things. तीन चीज़ें जो हमें याद रखनी चाहिए in a definition वो ये होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो ये कि it is a severe type of NBP. दूसरा कि ये कि इट हैज़ गॉट डेलिटेरियस इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द मदर. जो मदर की हेल्थ होती है वो बुरी तरीके से इफ़ेक्ट होता है. उसके ऊपर मदर की जो हेल्थ होती है उसके ऊपर जो है बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है. एंड इनकैपेसिटेट्स हर इन डे टू डे एक्टिविटीज़. जो मदर की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं या जो नॉर्मल वो काम कर सकती थी उसमें जो है एक तरीके का हिंड्रेंस आता है या वो उसकी जो कैपेसिटी होती है करने की वो कम हो जाती है. So whenever we define hyperemesis gravidarum, so the definition will be it is a severe type of vomiting of pregnancy which has got deleterious effect on the health of the mother and incapacitates her in day to day activities. उसके बाद हम एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करते हैं. एडवर्स इफ़ेक्ट तो हमारे बहुत सारे होते हैं बट एक ट्रायड बनाया हुआ है एडवर्स इफ़ेक्ट का जिसमें तीन चीज़ें मेनली आती हैं. तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि इसमें जो है मोर देन 5% लॉस हो जाता है हमारा प्री प्रेगनेंसी वेट का. ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है. दो अदर चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है और दूसरा एल्कोलोसिस हो सकता है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो रहा है, स्टारवेशन की वजह से. और एल्कोलोसिस क्यों हो रहा है, लॉस ऑफ HCl फ्रॉम वॉमिटिंग की वजह से. अगर हम इंसिडेंस की बात करते हैं या फिर अकरेंस की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड फॉल आया है इंसिडेंस में लास्ट 30 ईयर्स में. और इनके लेस देन 1 in 1000 प्रेगनेंसीज़ इतना ज़्यादा फॉल आ चुका है इंसिडेंस में. और ये क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि बेटर एप्लीकेशन होने लगा है फैमिली प्लानिंग का. लोगों में फैमिली प्लानिंग की नॉलेज बढ़ गई है. लोग अर्ली विज़िट करते हैं एंटीनेटल क्लिनिक में. और जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक और एंटी एमिटिक ड्रग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट हैं. इसकी वजह से जो इसका इंसिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, ये बहुत ही रेयर हो गया है. अगर हम लोग इटियोलॉजी की बात करते हैं तो इटियोलॉजी ऑब्सक्योर है, मतलब कि जो पूरी तरीके से जो इसकी इटियोलॉजी है वो पूरी तरीके से डिफ़ाइन नहीं है, पूरी तरीके से नोन नहीं है. अगर हम हाई रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे 3 या 4 ही मेंशन किए हैं. पहला रिस्क फैक्टर ये है कि सबसे पहले तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है और रिजॉल्व हो जाती है 20 वीक्स में ही. अगर बहुत ही कॉमन होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में और चांसेस रहते हैं कि ये सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में हो सकता है और उसके जो चांसेस होते हैं वो 15% होते हैं. लो बॉडी मास हो सकता है एक रिस्क फैक्टर, और हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस या फिर माइग्रेन भी प्रेजेंट हो सकती है ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में. अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है और साइन वो होता है जो डॉक्टर ऑब्ज़र्व करते हैं. तो सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में सबसे पहला है कि वॉमिटिंग की वजह से वॉमिटिंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाती है और रेचिंग होती है. रेचिंग यहाँ पे जो वर्ड आया है इसका एक अलग इसके लिए एक अलग टर्म भी होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेट्रोपेरिस्टालसिस. इस केस में क्या होता है कि हमारा रिवर्स मूवमेंट होता है किसका, स्टमक एंड ईसोफेगस का विदाउट वॉमिटिंग. या फिर हम इस तरीके से कॉमन टर्म्स में समझ सकते हैं कि वॉमिटिंग से पहले जो हमें एक फीलिंग आती है, एक अर्ज होती है कि हमें वॉमिटिंग होने वाली है साउंड के साथ में, उसको हम लोग रेचिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं. यूरिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही डिमिनिश्ड हो जाती है. एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है और पेशेंट जो है हमें कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन कर सकता है. अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन में हमें डिहाइड्रेशन के फीचर्स मिल सकते हैं. कीटो एसिडोसिस हो सकता है, ड्राई कोटेड टंग मिल सकती है, संकन आइज़ मिल सकती हैं, एसीटोन स्मेल मिल सकती है ब्रेथ में, हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को, टैकीकार्डिया हो सकता है, टेम्परेचर में राइज़ हो सकता है और जॉन्डिस भी मिल सकता है. लेकिन जॉन्डिस जो होता है वो एक लेट फीचर होता है साइन में. इसके बाद में अगर हम इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस में जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है वो ये हो सकता है कि हम लोग यूरिन का एनालिसिस करते हैं.
यूरिन के एनालिसिस में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि क्वांटिटी कितनी है। स्मॉल होगी क्वांटिटी, डार्क कलर होगा, ठीक है। उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, ठीक है। उसमें एसीटोन प्रेजेंट होगा, ओकेजनल प्रेजेंस हो सकता है प्रोटीन का, ठीक है। और बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होंगे। अगर हम लोग क्लोराइड की बात करते हैं यूरिन में, तो यूरिन में जो क्लोराइड होता है वो या तो बहुत ही डिमिनिश्ड होगा या फिर एब्सेंस होगा, ठीक है। बायोकेमिकल और सर्कुलेटरी चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो LFTs जो होते हैं वो एबनॉर्मल हैं, मैनी पेशेंट्स में पाया जाता है, ठीक है। LFTs आर एबनॉर्मल इन मैनी पेशेंट्स विद राइज इन द लेवल ऑफ सीरम ट्रांसएमिनेज एंड बिलिरुबिन। जॉन्डिस may be present and if we talk about the ECG, तो ECG में हमें एबनॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल मिल सकता है, ठीक है। सीरम TSH T3 एंड फ्री T4 के अगर हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे तो 60% वीमेंस में सफ़र फ्रॉम द ट्रांजिएंट फेज ऑफ थायराइड डिसफंक्शन, जिसे हम लोग थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोल सकते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में प्रेगनेंसी जो है कंफर्म, द प्रेगनेंसी इज़ टू बी कंफर्म्ड। और उसको कैसे कंफर्म करेंगे हम लोग? अल्ट्रासाउंड करा के। तो जब हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे तो 2 चीज़ों में ये हेल्प करेगा। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी को कंफर्म कर देगा। दूसरी चीज़, ये जो भी अदर हमारे ऑब्स्टेट्रिक कॉजेज़ हैं जो वॉमिटिंग कॉज कर रहे थे उसको एक्सक्लूड कर देगा। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि इतनी सब चीज़ों का या फिर हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम का इफ़ेक्ट क्या हो सकता है हमारा जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके ऊपर। तो जो फीटस होता है हमारा, फीटस यूजुअली जो होता है वो सेफ़ रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। फीटल रिस्क जो होता है वो लो बर्थ वेट या फिर प्री टर्म बर्थ की वजह से हो सकता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट हमारा सिंपल 7 स्टेप्स में हो सकता है। पहला पॉइंट तो यही है कि मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए। प्रॉपर बॉडी में हाइड्रेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है प्रेग्नेंट लेडी के। सेकेंड क्या हो सकता है कि हम वॉमिटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स प्रेजेंट होती हैं। एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं, जैसे कि प्रोमेथेजिन दे सकते हैं, जिसे हम लोग फेनार्गन भी बोलते हैं, 25 मिलीग्राम दे सकते हैं हम लोग। और बाकी ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे मेटाक्लोप्रामाइड भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये क्या करता है, मेटाक्लोप्रामाइड जो है हमारा स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को विदाउट स्टिमुलेटिंग द सिक्रीशंस। तो इस वजह से ये एक यूज़फुल सेकेंड लाइन ड्रग है। उसके बाद में हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन भी दे सकते हैं ड्रग्स में, 100 mg IV इन द ड्रिप। एंड अगर हाइपोटेंशन प्रेजेंट है या फिर इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग अगर प्रेजेंट होती है तब भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन ही देते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो हम लोग विटामिन B1 100 mg डेली दे सकते हैं, विटामिन B6 दे सकते हैं, विटामिन C एंड विटामिन B12 हम लोग दे सकते हैं। ऑन्डासेट्रॉन एक सेफ ड्रग है और इफ़ेक्टिव भी है, और इसे हम लोग सेकेंड लाइन थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर लेंगे और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को देख लेंगे अच्छी तरीके से। और जितने भी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सीवियर वॉमिटिंग में वो हमें प्रिवेंट करना है। और जितनी भी विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं उसको हम लोग विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C एंड विटामिन B12 स्पेशली देंगे करेक्ट करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो केयर होनी चाहिए प्रेगनेंसी में वो अल्टीमेट है और उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी का। सो द केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल फॉर द पेशेंट। और सोशल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। Hope you guys like it and will surely come with a new topic in the next video. Thank you.